गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, वैसे तो आपका सिलेबस हो गया था कंप्लीट, बट ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक यूनिट 1 में नए हैं, कुछ यूनिट 2 में नए हैं। तो अब हम जो टॉपिक न्यू हैं, जो पास कोर्स में नहीं हैं, उन टॉपिक्स को करेंगे वन बाय वन। उसमें देखिए, यूनिट 1 में आपका एक टॉपिक है डाउन साइजिंग प्लान। अब देखो, डाउन साइजिंग क्या होता है, कल भी भेजा था मैंने आपको ग्रुप में। इसका मीनिंग वो भी कर सकते हैं, और ये जो आपको बुक का कुछ स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, इसमें से भी कर सकते हैं। तो देखिए, डाउन साइजिंग मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ को, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम करना, ताकि जो एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी के ऊपर है, जिससे कि कॉस्ट बढ़ रही है या कंपनी हो सकता है लॉस में जा रही हो, तो हमें लगता है कि जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाया जाए, उनको मतलब कम किया जाए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट किया जाए। अगर ऐसा लगता है कि सरप्लस हैं एम्प्लॉयज़ और इतना काम नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, 10 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, आपने 20 रखे हुए हैं, तो फिर हम कुछ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जो एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व रहते हैं, उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को हटाकर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम करना ही कहलाता है डाउन साइजिंग। तो देखिए, डाउन साइजिंग जैसे बताया मीन्स रिड्यूसिंग द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं, नॉन कोर मीन्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जिसका कनेक्शन प्रोडक्शन के साथ नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज्ड ऑफ, उसको बंद जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डाउन साइजिंग में क्या क्या आता है, एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन जॉब विद द व्यू टू इम्प्रूव वर्क, कि वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, वर्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ जॉब को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, है ना। और अगर लगता है कि सरप्लस स्टाफ है, तो सरप्लस स्टाफ की ट्रिमिंग कर देना, है ना, उसकी छटनी कर देना या उनको हटा देना, ये कहलाता है डाउन साइजिंग। आप देखिए कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से डाउन साइजिंग ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर हमें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं। और ओवर स्टाफिंग क्यों है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को रखा गया था, वो ज़्यादा रख लिया गया था। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया कि पहले तो आपको 100 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी, फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कोई न्यू मशीनरी आ गई कि वहाँ पर 100 की नहीं या 50 की ही रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली इससे जो लेबर की जो कॉस्ट है वो कंपनी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगी और कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से लेबर फोर्स जो है वो रेडुंडेंट हो गई। रेडुंडेंट मतलब सरप्लस, है ना, सरप्लस हो गई, जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ रहा है। या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने आउटसोर्सिंग यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से, आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से कुछ एक्टिविटीज़ बाहर से करवानी शुरू कर दी हैं, कुछ काम बाहर से करवाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सरप्लस हो गए हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से डाउन साइजिंग करनी पड़ती है। बट इसका कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी होता है ना। एडवर्स इफ़ेक्ट देखो क्या होता है, मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में इनसिक्योरिटी आती है। उनको लगता है कि ऐसे कंपनी उनको कभी भी निकाल सकती है, तो उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है ना। और सेकेंड, डाउन साइजिंग में इरोड द स्किल बेस, कि जो स्किल होती है एम्प्लॉयज़ की, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी कंपनी को छोड़ के जाना पड़ता है, तो उनकी जो स्किल है उससे कम हो जाती है। उनको मतलब एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, और उनको लगता है कि अचानक इस तरह से उनको अगर निकाल दिया गया तो उनको अपने अंदर ही कुछ कमी दिखाई देने लग जाती है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार। और इसी तरह से जो परफॉर्मेंस लेवल है, जैसे बात करी थी एम्प्लॉयज़ का, कि एम्प्लॉयज़ डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर जॉब की इनसिक्योरिटी है, तो कंपनी में उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है उसको भी वो अफेक्ट करती है। मतलब जिन एम्प्लॉयज़ की रिट्रेचमेंट हुई है उनको तो वो अफेक्ट करेगी ही, जो कंपनी में रह गए, जिनको रिट्रेच नहीं किया गया, जिनकी छटनी नहीं की गई, उनका भी जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नेक्स्ट टर्न उनकी भी हो सकती है। तो इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस है वो, उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, और उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होती, है ना। और वो कोशिश करते हैं उनको कहीं और जॉब मिल जाए और वो उस कंपनी को छोड़ दें। तो ये थे इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट। उसके बाद देखिए, एचआर का क्या रोल है इन डाउन साइजिंग, कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एचआर मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं डाउन साइजिंग प्लान में। तो देखिए, सबसे पहला, एचआर मैनेजर को ही डिसाइड करना होता है कि हु टू मेड रेडुंडेंट, कि किसको सरप्लस करना है। जैसे सपोज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉई हैं, है ना, इस 10 एम्प्लॉय में ओनली 2 पर्सन को आपने सरप्लस करना है, 8 की रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 पर्सन किस बेस पर निकाले जाएं, मतलब अकॉर्डिंग टू द एज,
एज के अकॉर्डिंग निकाला जाए, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस निकाला जाए, किस तरीके से उनको रेडोनेंट किया जाए, सरप्लस किया जाए। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसलिए एचआर मैनेजर को ये डिसीजन लेना होता है। सेकेंड, दे मस्ट हैव प्रोग्राम टू असिस्ट द लेड ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जिन एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है ना, उनकी हेल्प करने के लिए भी उनको प्रोग्राम बनाने होते हैं, है ना। तो स्टेप्स शुड बी टेकन टू हेल्प द लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फाइंडिंग न्यू जॉब। अब उनकी हेल्प किस तरह से की जाएगी कि उनको न्यू जॉब दिलवाई जाए, उनको अल्टरनेट बताया जाए, है ना। तो उसमें उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि उनकी हेल्प की जा सके। पॉलिसीज़ बनानी होती हैं फॉर डिक्लेयरिंग द रेमुनेंसीज एंड मेकिंग रेमुनेंसी पेमेंट, कि जब उनको अचानक से निकाला जा रहा है तो उनको कुछ कॉम्पनसेशन देना होता है ना। तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो कितना दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, है ना, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, वो भी एचआर मैनेजर का काम होता है। और इसके अलावा एचआर मैनेजर हैव टू कन्विंस ट्रेड यूनियन और वी कैन से यूनियन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को इस तरह से रिट्रेच करेंगे, निकालेंगे, तो जो ट्रेड यूनियन है वो उसको अपोज करेंगी, उसका विरोध करेंगी। तो उनको कन्विंस करना ताकि वो भी सपोर्ट करें डाउन साइजिंग को, वो प्रॉब्लम को समझे, ये सबसे बड़ा काम होता है एचआर मैनेजर के लिए। ऐसे ही एचआर मैनेजर मस्ट इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन, कि उनका जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, ताकि जो डाउन साइजिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कम से कम हो, क्योंकि रूमर्स, अफवाहें फैल जाती हैं, डाउन साइजिंग की जो है वो अफवाहें फैल जाती हैं, जिसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उनको ये भी देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो बिल्कुल फैक्ट हो, है ना। तो झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई नहीं जानी चाहिए, तो उसको रोकने के लिए एचआर मैनेजर पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये है एचआर मैनेजर का रोल किसमें, डाउन साइजिंग में। आप देखिए कि अल्टरनेटिव टू डाउन साइजिंग अदर मेथड्स हैं कि आप सरप्लस वर्कर को किस तरह से डील कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला है रीडेवलपमेंट और रीट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कि अगर आपको लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो मतलब ऑब्सोलीट हो गए हैं, या जो वर्कर्स हैं उनको नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप उनको निकाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनको निकाल कर आप दूसरे वर्कर को लगाना चाहते हैं, तो बेटर यही है कि आप उनका रीडेवलपमेंट करें या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें वर्कर्स को, ताकि वो उस काम को करना सीख लें, है ना। अब नेक्स्ट है रिटेन ऑल द एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को रख लें एंड वर्क आवर्स को रिड्यूस कर दें। जैसे सपोज़ आप 100 वर्कर्स रख रहे हैं और उनसे 8 घंटे काम करा रहे हैं, तो 800 आवर्स हो गए, है ना। और अगर आपको लगता है कि इसमें से 50 वर्कर्स सरप्लस हैं, तो आप 100 के 100 ही रख लें और आवर्स कर दें 4, मतलब सभी वर्कर से आप 4 आवर्स काम लें, तो फिर 400 आवर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम डाउन साइजिंग को मतलब कम कर सकते हैं, या डाउन साइजिंग आप नहीं करनी पड़ेगी अगर इस तरह से वर्किंग आवर्स कम कर देंगे। ट्रांसफ़र कर दें, अगर कहीं पर वैकेंसी है तो बजाय उनको निकालने के इस जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा सकता है। ट्रांसफ़र और रीअसाइन द एम्प्लॉयज़, है ना, कि उनको दोबारा असाइन कर दें जॉब दूसरी यूनिट में, वेयर देयर इज़ डिमांड, जहाँ पर डिमांड है। ऑफरिंग वीआरएस, बजाय कि आप निकालें, उनको ये कहा जाए कि अगर आप वीआरएस लेंगे, खुद वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि अगर खुद अपनी इच्छा से आप जॉब को छोड़ेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो उनको कुछ एडवांटेज अगर दिखेगा तो वो खुद ही वीआरएस ले लेंगे और आपको ये डाउन साइजिंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड लेइंग ऑफ सरप्लस स्टाफ, कि टाइम टू टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ आप बहुत बड़ा स्टाफ इकट्ठा निकालें, डाउन साइजिंग करें। टाइम टू टाइम आप जितना भी सरप्लस स्टाफ है उनको हटाते रहेंगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर सपोज़ कंपनी में 1000 वर्कर हैं, उसमें से आपने एक को निकाल दिया, रिट्रेचमेंट कर दी एक की, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1000 में से 100 वर्कर्स को एक साथ निकालेंगे, 200 को एक साथ निकालेंगे, तो फिर ट्रेड यूनियन उसको अपोज कर सकती है। तो एक तो ये टॉपिक आपका नया था, डाउन साइजिंग। उसके बाद देखिए ये आपका नहीं है। सेकंड टॉपिक जो आपके सिलेबस में नया है वो है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो भी हम बात भी कर रहे थे, जिसको हम गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं। अब देखिए जैसे बात कर रहे थे डाउन साइजिंग की, कि उसमें एक अल्टरनेट ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को हम ये कह देते हैं कि आप वीआरएस ले लो। तो वीआरएस क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसमें जो एम्प्लॉय है वो खुद ही एक एप्लीकेशन दे देता है कि वो पहले ही रिटायरमेंट एज से पहले ही रिटायर होना चाहता है। तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उसकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है एम्प्लॉय की, है ना। तो इट हैज़ बिकम इनएविटेबल फॉर एवरी गवर्नमेंट टू डिस्पेंस विद सरप्लस मैन पावर फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि अगर कुछ सरप्लस है एम्प्लॉयज़ का तो उनको मतलब रिट्रेच किया जाए या उनको हटा दिया जाए,
है ना। इफ़ दिस इज़ नॉट डन द एक्सेस लेबर वुड कोज, कि एक्सेस लेबर की वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रियल सिकनेस आ जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा मेथड क्या है, VRS, मैन पावर को रिड्यूस करने का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप देखिए VRS में क्या किया जाता है, जैसे बताया था कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिसने एक सर्टेन एज जिनको हो गई है, जैसे हरियाणा में अगर बात करें तो 58 ईयर्स जो एज है वो क्या है, रिटायरमेंट एज है ना। तो आप VRS 2 साल पहले 3 साल पहले आप ले सकते हैं। तो अंडर द VRS एम्प्लॉयज़ हु हैव अटेंड ए पर्टिकुलर एज, जिनकी एक पर्टिकुलर एज हो सकती है या कुछ पर्टिकुलर उन्होंने ईयर ऑफ सर्विस अटेन कर ली है, जैसे जिसको 30 साल या 34 साल हो गए हैं जॉब को, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है कि आपको जॉब करते हुए कितने साल हो गए हैं कंपनी में, इतने साल हो गए हैं या आपकी इतनी एज हो गई है, तो वुड सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है ना एम्प्लॉयज़ को। तो ऑब्वियसली ये जो बेनिफिट हैं क्योंकि वो एडिशन में दिए जा रहे हैं मनी की फॉर्म में, तो फिर प्रोविडेंट फंड के अलावा, ग्रेचुइटी के अलावा, तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को ये बता दिया जाता है कि अगर आप VRS लेंगे तो आपको एडिशनल बेनिफिट क्या दिए जाएंगे। सच स्कीम्स आर ऑफन रेफर्ड टू गोल्डन हैंडशेक। इसी जो स्कीम्स उनको दी जाती हैं, जो उनको एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। जैसे बताया, वाइल द गोल्डन हैंडशेक स्कीम ऑफर्ड बाय द सम कंपनीज इन द पास्ट, पहले भी की जाती थी, मतलब इस तरह से जो स्कीम्स हैं, द ऑफर्स मेड बाय सम कंपनी रिसेंटली फेल्ड टू एलिसिट द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द वर्कर्स। तो पहले वर्कर्स इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते थे, है ना। इसका मेन रीज़न ये था कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, है ना। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन किया जाएगा। तो इस वजह से ये गोल्डन हैंडशेक ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको अगर जॉब छोड़कर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो घर पर भी रहेंगे और उनको उसी तरीके से इनकम भी आती रहेगी। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको लगता है कि उनको यहाँ से छोड़कर दूसरी कंपनी में भी जॉब आराम से इजीली मिल जाएगी, है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो VRS ले लेते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि यहाँ से VRS लेके ये जो गोल्डन हैंडशेक है इसका बेनिफिट भी वो ले लेंगे, और इसके साथ साथ बाहर उनको अल्टरनेट अवेलेबल होता है तो वो जाकर वहाँ पर जॉब भी कर लेंगे। लेकिन जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको ये लगता है कि बाहर उनको जॉब नहीं मिलेगी, वो VRS नहीं लेते। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं वही VRS को प्रेफर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये सेकंड टॉपिक था। उसके बाद देखिए थर्ड टॉपिक है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, डिफरेंस, है ना। कि अब ये क्या बताता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, कि जितने भी वर्क फोर्स हमारे पास है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब सारे एक जैसे नहीं हैं। किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो एज के अकॉर्डिंग हो सकती है, जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकती है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, या उनका कल्चरल नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। तो ये डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही उनको पॉलिसी बनानी होती है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अब देखिए जो आपकी बुक में दिया है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इज़ अनदर मेजर वर्क रिलेटेड ट्रेंड। डाइवर्सिटी को क्या कहा जाता है, मैनी एट्रीब्यूट दैट ह्यूमन्स आर लाइकली टू यूज़ टू टेल देमसेल्फ, जिनको वो बताते हैं कि वो दूसरों से अलग कैसे हैं। दैट पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी, कि मैं उनसे अलग क्यों हूँ, है ना। जैसे उनका कल्चर अलग है, उनकी एज अलग है, कोई ओल्ड एज का है, कोई यंग एज का है, कोई मिडिल एज का है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई लेस एजुकेटेड है ना। इसी तरह से कल्चरल का भी डिफरेंस हो सकता है कि कोई मुंबई का पर्सन है, कोई बिहार का पर्सन है ना। तो कल्चरल नॉर्म्स भी एक दूसरे से उनको अलग करते हैं। आप देखिए कुछ ट्रेंड्स दिए हुए हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के, जिनमें मैनेजर्स को अलग अलग तरीके से डील करना होता है। फर्स्ट वन इज़ कंपोजिशन, कि कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स इंडिया में चेंज होती जा रही है। ऑर्गेनाइजेशन अब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं कर सकते, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एज वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओल्ड एज का पर्सन है या मिडिल एज का है या यंग एज का पर्सन है, सब अगर एक जैसा काम कर रहे हैं उनको एक जैसी फैसिलिटी उनको देनी पड़ेगी, है ना। एम्प्लॉयज़ आर नो मोर फैसिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, है ना, ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे वो पब्लिक सेक्टर की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी उनको उसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं जैसे कि पब्लिक कंपनी कर रही हैं। तो न्यू जनरेशन क्या चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें उनको कई वेज़ मिल जाते हैं प्रमोट होने के लिए, तो वो प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर कर रही है ना। तो इसमें जो डाइवर्सिटी है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में,
उसको पब्लिक सेक्टर में एडवांटेज उनको पहले ज़्यादा दिखते थे, पहले वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव था, लेकिन अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में उनको प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, उनमें स्कोप ज़्यादा दिखता है, इसलिए वो वहाँ पर उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है ना। और इसी तरीके से जो एज फैक्टर है, पहले जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब नहीं दी जाती थी, उनको ये लगता था कि ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लेकिन अब ओल्ड एज या यंग एज सिर्फ आप एफिशिएंसी को देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता। सेकंड है वुमेन एट वर्क, कि जो पहले वुमेन्स है मतलब जो सेक्स वाइज भी मेल या फीमेल, उसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी थी, अब भी है, लेकिन अब इतना नहीं है। अब जो वुमेन है वो अपनी इच्छा से काम करती हैं, और जो कॉरपोरेट सेक्टर है, पहले जो एम्प्लॉयर हैं वो वुमेन्स को प्रेफरेंस नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो छुट्टियां ज़्यादा लेंगी, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फैमिली को भी देखना होता है। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो जो वुमेन्स हैं वो भी दोनों ही सेक्टर में, चाहे वो फैमिली है चाहे वो उनका बिज़नेस है, दोनों सेक्टर में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है ना। तो वो इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे जो है वो दे रही हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसके लिए उन्होंने चाइल्ड केयर फैसिलिटी अपनी ही कंपनी में शुरू कर दी हैं। और इसी तरीके से जो है वो आसपास ही, मतलब अगर उनको ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी उन्होंने एकोमोडेट किया है कि कोई बस फैसिलिटी चला दी। शेड्यूलिंग भी उन्होंने वुमेन्स के हिसाब से की है ना। तो इस तरह से वुमेन को भी इक्वल राइट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। थर्ड आता है चेंज इन एम्प्लॉय वैल्यू, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वर्क फोर्स का, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं, उनको जॉब से निकालना, है ना, इंक्रीजिंग मतलब प्रोडक्टिव बिहेवियर उनका किस तरह का है ना। तो बिहेवियर अगेंस्ट कंपनी जनरली होता जा रहा है एम्प्लॉयज़ का, है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। तो पहले जो वर्कर्स होते थे वो लॉयल होते थे कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा, कि उनको इसी कंपनी में काम करना है, चाहे उनको वेजेस कम दी जाए तो भी वो उसमें टिके रहते थे और कंपनी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के जो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है वो चेंज हुई है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अल्टरनेट साथ लेकर चलते हैं। उनको लगता है कि अगर यहाँ से उनको निकाल दिया गया तो वो इस जगह काम कर लेंगे, है ना। तो इसलिए आज वो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं या लॉयल नहीं है कंपनी के प्रति। उनके पास उनको मोर लेज़र टाइम चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और वो बैलेंस बनाकर चलते हैं कि अगर यहाँ काम नहीं हुआ तो सेकंड अल्टरनेट उनका क्या होगा, है ना। तो वो भी, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू चेंज हुई है उसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि उनका मोरल इम्प्रूव करने के लिए कुछ फ्रिंज बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए गए हैं। उनके अगर कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ मसले हैं जो कि कंपनी नहीं सुलझा पा रही है, तो एक मशीनरी इंट्रोड्यूस की है ताकि उनसे जो है वो मामलों को सुलझाया जा सके। और जो डिसीज़न मेकिंग में भी उनका पार्टिसिपेशन, जैसे आया था ना फ्रिंज बेनिफिट क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में उनको दे दिया है ताकि वो भी डिसीज़न ले सकें, है ना। तो उनको ये एहसास कराया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को कि वो भी कंपनी का एक पार्ट है, वो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एजुकेशन, कि जो पहले होता था जनरली इलिटरेट होते थे वर्कर्स, है ना, और धीरे धीरे ये जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ने लगा। और अगर हम आज की बात देखें तो आज हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव हो चुका है, और फॉर्मल एजुकेशन मतलब मोस्टली एम्प्लॉयज़ जो है वो एजुकेटेड होते हैं। तो इंक्रीज्ड एजुकेशन लेवल ने भी एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेंज किया है ना, क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि उनको जो है वो वेटेज दी जाए, उनको कंपनी का हिस्सा माना जाए। और लेकिन अगर उनको जॉब इस तरीके दी जाती है जो उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो दिस लीड्स ओनली टू फ्रस्ट्रेशन, एब्सेंटिज़म, है ना, कि वो कंपनी में जॉब तो कर रहे हैं अपनी मॉनेटरी इनकम को पूरा करने के लिए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसके लिए जो है वो ये की जा सकता है कि आप कोशिश करें कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उनकी जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाए। तो इसी की वजह से जो डाइवर्सिटी है वो आ रही है। अब देखिए 4 फैक्टर हमने पढ़े कि एक तो एजुकेशन की वजह से डाइवर्सिटी है ना, एक एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज हो गई हैं पहले के कंपैरेटिवली, वुमेन एट वर्क कि वुमेन्स भी अब काम पर आ गई हैं, और इसके साथ साथ जो कंपोजिशन है वर्कर्स का अकॉर्डिंग टू एज,
है ना, अकॉर्डिंग टू एज है या अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी है। तो ये कुछ वर्क डाइवर्सिटी हुआ है जिसकी वजह से जो एचआर मैनेजर हैं उनको सोच समझकर डिसीज़न लेना होता है ड्यू टू वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये पढ़ना, उसके बाद हम एक टॉपिक और रह गया इसके अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।